जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जो पार्लियामेंट चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। पहले दो पार्ट हमने देख लिया, आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हो। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो मयूर मोगरे इस नाम से। फेसबुक पर आपकी क्वेरीज हो तो मैसेज कर सकते हो, और आप इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो और आप मैसेज भी भेज सकते हो इंस्टाग्राम पर भी आपकी कोई भी क्वेरीज है तो। और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जो है नीचे दी हुई है। और इस वीडियो को प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। क्योंकि जब आप शेयर करोगे, जब आप लाइक करोगे, जब आप कमेंट करोगे, तब मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो असल में पसंद आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फेसबुक प्रोफाइल है, तो आप फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हो। ये इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हो। तो अगर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अगर जितने भी जो लोग हैं, इतने सारे जो मैसेजेस करते हैं फेसबुक पे, अगर आप शेयर भी कर दोगे फेसबुक पर तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो जहाँ पर आपको लगता है फेसबुक पर, व्हाट्सअप पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ आपको लगता है वहाँ आप शेयर कर सकते हो वीडियो को, अगर आपको पसंद आते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। अब हमने काफ़ी कुछ जो पार्ट है वो कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में हम जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की वो देखेंगे कि अब क्वालिफिकेशन क्या होता है उनका, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वालिफिकेशन। तो इसमें है मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो मेंबर है पार्लियामेंट के, जिन्हें भी बनना है, सबसे पहली क्राइटेरिया है कि उन्हें सिटीज़न रहना चाहिए भारत का। मतलब इस केस में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बिल्कुल नहीं बन सकते जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि पहली ही कंडीशन ये है कि वो सिटीज़न रहने चाहिए भारत के। नेक्स्ट आता है मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ ऑफ फॉर्मेशन बिफोर द पर्सन ऑथोराइज बाय द इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पर उन्होंने सब्सक्राइब करना चाहिए ओथ और अफर्मेशन बिफोर द पर्सन। अब ये जो पर्सन है जिसके सामने उन्हें ओथ लेना है वो कौन ऑथराइज करने वाले हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑथराइज करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ना कि प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑथराइज करेंगे। नेक्स्ट आता है अब ये जो ओथ है उन्हें क्या लेनी पड़ती है, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर देखिए जो हम प्राइम मिनिस्टर है उनकी जो ओथ देखते हैं, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी जो ओथ देखते हैं, ये सिमिलर उसी तरीके की है। लेकिन वहाँ पर और जो दो पॉइंट्स है वो ऐड किए जाते हैं, यहाँ पर जो स्टार्टिंग के दो पॉइंट्स है वही रहते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मस्ट बी नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज फॉर राज्यसभा एंड 25 ईयर्स ऑफ एज फॉर लोकसभा। अब यहाँ पर ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको राज्यसभा का जो मेंबर है वो बनना है तो आपकी जो उम्र है वो 30 साल से ज़्यादा रहनी चाहिए, और अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र जो है वो 25 साल से ज़्यादा रहनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है। उसके बाद मस्ट पोजेस अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट। अब यहाँ पर जो अदर क्वालिफिकेशन जो भी पार्लियामेंट यहाँ पर बताएगा उस तरीके की आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने चाहिए। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है जैसे कि 30 ईयर्स ऑफ एज एंड 25 ईयर्स ऑफ एज, मतलब क्या है, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स रहनी चाहिए मिनिमम, लोकसभा के लिए 25 ईयर्स रहनी चाहिए मिनिमम। तो यहाँ से जो दो क्वेश्चन है वो निकल कर आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आता है कि मिनिमम एज टू बिकम स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब स्पीकर अगर बनना है आपको लोकसभा का, तो मतलब क्या है, मेंबर रहने चाहिए आप लोकसभा के, तो उसके लिए मिनिमम एज क्या लगेगी। तो ऑब्वियस हमने देखा था कि लोकसभा के लिए अगर वहाँ का मेंबर बनना है तो आपको मिनिमम एज जो है वो 25 लगेगी। बराबर है, 25 साल के आप रहने चाहिए, तब जाकर आप जो मेंबर है लोकसभा के वो बन सकते हो। तो उस हिसाब से अगर आपको स्पीकर भी बनना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी लगेगी, तो 25 ईयर्स लगेगी। बराबर है। और स्पीकर जब हम आगे देखेंगे तो स्पीकर के बारे में भी डिटेल में देखेंगे हम। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ से लॉजिकली इस तरीके का निकल कर आता है। और जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो है कि मिनिमम एज टू बिकम द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन अगर आप बनना है आपको राज्यसभा का, तो मिनिमम एज कितनी लगेगी। तो राज्यसभा का अगर आपको मेंबर बनना है तो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एज कितनी लगती है, मिनिमम एज कितनी है, 30। बराबर है। तो चेयरमैन बनने के लिए कितनी लगेगी, 30। सही है, गलत है। 30 नहीं लगेगी, क्योंकि हमें पता है कि जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो कौन होते हैं, एक्स ऑफिशियो कौन होते हैं, तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो होते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट का अगर हम क्वालिफिकेशन देखते हैं तो मिनिमम एज कितनी लगती है, 35 ईयर्स लगती है। तो अगर आपको चेयरमैन बनना है राज्यसभा का तो आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा, वाइस प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा तो उसके लिए आपको एज कितनी लगेगी, 35 लगेगी। तो इस तरीके कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन है वो आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है हर क्वेश्चन पर किस तरीके के क्वेश्चन आया गया है, लॉजिकली आपको सोचना है और डीपली सोचना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो निकल कर आते हैं यूपीएससी में। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम एडिशनल क्वालिफिकेशन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं, कहाँ से, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से। यहाँ पर बताया गया है कि मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टोरल
फॉर द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। अब यहाँ पर रजिस्टर रहना चाहिए एज द इलेक्टोरल फॉर द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बोथ इन राज्यसभा एंड लोकसभा। जो भी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा और राज्यसभा के लिए, वहाँ से वो रजिस्टर रहना चाहिए एज एन इलेक्टोरल। नेक्स्ट आता है इन 2003 में ये आया गया है कि यहाँ पर बोला गया है अ पर्सन कॉन्टेस्टिंग एन इलेक्शन टू राज्यसभा। अब यहाँ पर कोई भी जो पर्सन है वो अगर कॉन्टेस्ट कर रहा है राज्यसभा का इलेक्शन फ्रॉम पर्टिकुलर स्टेट, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट से महाराष्ट्र से अगर कोई राज्यसभा के इलेक्शन के लिए कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, शुड बी इलेक्टोरल इन दैट स्टेट। अब यहाँ पर महाराष्ट्र में वो इलेक्टोरल जो है वो रहने चाहिए। इस तरीके का जो है, इस तरीके का एक एडिशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर लाया गया है। कहाँ से? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से। मस्ट बी ए मेंबर ऑफ एससी और एसटी। अब यहाँ पर जो है मेंबर रहने चाहिए वो एससी या एसटी के। किस लिए? अगर उन्हें रिजर्व सीट से अगर कॉन्टेस्ट करना है तो, ठीक है। अगर किसी भी इंसान को कॉन्टेस्ट करना है जो कि रिजर्व किए जाते हैं, बराबर है, एससी और एसटी के लिए कुछ सीट जो है वो रिजर्व किए जाते हैं। तो अगर किसी पर्सन को जो एससी और एसटी की सीट्स है रिजर्व की गई है, अगर वहाँ से खड़े होना है तो ऑब्वियस है उसे एससी या एसटी का मेंबर रहना चाहिए। अब यहाँ पर अब ये जो पर्सन है जो एससी या एसटी हो, वो बिना रिजर्वेशन के भी जो नॉन रिजर्व सीट्स हैं वहाँ से भी कॉन्टेस्ट कर सकता है अपना जो इलेक्शन है वो। अब उसका डिसक्वालिफिकेशंस देखते हैं हम। हमने क्वालिफिकेशंस देख लिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए जिससे कि आप मेंबर्स बनते हो लोकसभा के और राज्यसभा के। अब यहाँ पर डिसक्वालिफिकेशंस क्या है? अब ये जो डिसक्वालिफिकेशंस है ये हमारे संविधान के हिसाब से है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। तो यहाँ पर है इफ़ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर वो किसी भी तरीके का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो अगर होल्ड करता है तो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अब यहाँ पर काफ़ी न्यूज़ में था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बराबर है, जो कि डिस्क्वालीफाई किए गए थे स्टेट लेजिस्लेचर के जो मतलब यहाँ के जो दिल्ली के थे मेंबर्स, वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि अगर आप वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या फिर किसी भी गवर्नमेंट से अगर आप कोई सैलरी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो किसी एक सोर्स से, ठीक है, अगर आप IAS हो, यहाँ से आप कोई जो सैलरी है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ से, और दूसरी भी जगह आप कुछ हो, कोई पोजीशन एक्वायर कर रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या कहीं पर भी, जो कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट से आप सैलरी ले रहे हो, तो वहाँ से वो गिनी जाएगी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं होता है कि जो मतलब वाइस प्रेसिडेंट भी है और जो राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो भी है, तो यहाँ पर दो दो है, लेकिन यहाँ पर सैलरी जो है वो एक ही आ रही है, बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं गिना जाएगा। ऐसे कुछ कुछ जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो जो वहाँ से निकाली भी गए हैं, एग्जाम भी कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ऐसे हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट की दो जगह से सैलरी ले रहे हो, उसे हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहेंगे। नेक्स्ट आता है अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर बाय द कोर्ट। अब यहाँ पर अगर कोर्ट कहता है कि नहीं अनसाउंड माइंड है, इनका जो माइंड है वो स्टेबल नहीं है, तो वहाँ से भी डिस्क्वालीफाई कर दिए जा सकते हैं। अगर वो इंसॉल्वेंट है, अगर वो बैंकरप्सी घोषित कर देते हैं, बैंकरप्ट हो गए हैं, तो भी यहाँ पर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, अगर वो सिटीजन नहीं है या फिर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप जो है वो अगर एक्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। क्योंकि सबसे पहली कंडीशन क्या है, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन नहीं है तो ऑब्वियसली वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अब यहाँ पर कोई भी अगर पार्लियामेंट लॉ लाता है तो उसके जरिए भी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर आता है डिस्क्वालिफिकेशन एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। हमने अभी तक जो देखे वो संविधान के हिसाब से देखे। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसके हिसाब से देखते हैं। तो मस्ट नॉट फाउंड गिल्टी ऑन इलेक्शन ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पर इलेक्शन के दौरान अगर वो किसी भी ऑफेंसेस में पड़ते हैं या फिर करप्ट प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ पर भी वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस। अब यहाँ पर कोई भी अगर ऑफेंस होता है जिसके ज़रिए वो जेल में जाते हैं 2 साल से ज़्यादा। अब यहाँ पर अगर कोई इंसान है जो 2 साल से ज़्यादा यहाँ पर जेल में जा चुका है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन अगर यही इंसान प्रिवेंटिव डिटेंशन पर अगर जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, तो ये हमने जो फंडामेंटल राइट चैप्टर देखा था तो उसमें हमने अच्छे से पढ़ा था। तो आप फंडामेंटल राइट चैप्टर जो है वो एक बार फिर से देख लीजिए अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या होता है तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के जरिए वो जाते हैं तो। नॉट हैव फेल्ड टू लॉज एनी अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन टाइम। अब यहाँ पर जो इलेक्शन एक्सपेंसेस है, जो भी इलेक्शन में उन्होंने खर्च किया है, अगर वो बता नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से वो पैसा आया है, कैसे कैसे मैंने खर्च किया है, तो यहाँ पर भी वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे।
उसी के साथ साथ आता है नॉट हैव इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क। अब यहाँ पर अगर वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट का कोई वर्क होता है, वहाँ पर अगर वो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं तो यहाँ से भी वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। उसी के साथ साथ नॉट टू बी डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट इन द कॉर्पोरेशन इन विच गवर्नमेंट हैज़ एटलीस्ट 25% शेयर। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई फर्म है, ठीक है, से ए नाम की अगर कोई फर्म है, वहाँ पर गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 26% है, ठीक है, 26% है। तो यहाँ पर अगर कोई पर्सन डायरेक्टर की पोस्ट पर रहता है या फिर मैनेजिंग एजेंट की पोस्ट पर रहता है तो ये भी जो है ये डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अब नॉट बी डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट। अब यहाँ पर अगर ऐसा कोई पर्सन है जो कि करप्शन के मामले पर डिसमिस कर दिया गया है गवर्नमेंट सर्विस से, या फिर डिसलॉयल्टी दिखाई है उसने स्टेट के लिए इसलिए वो डिसमिस कर दिया गया है गवर्नमेंट सर्विस से, तो ऐसे भी पर्सन जो है उसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और ऑफेंसेस ऑफ ब्राइबरी। अब यहाँ पर जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उसमें भी एनमिटी जो है वो क्रिएट नहीं करना चाहिए, अगर कोई करता है तो उसे भी डिस्क्वालीफाई जो है वो कर दिया जाएगा। मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर प्रीचिंग सोशल क्राइम। अब यहाँ पर सोशल क्राइम अगर कोई प्रीच करता है तो उसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट डिसीजन जो है वो फाइनल रहेगा, शुड ऑब्टेन ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पर देखिए डिस्क्वालीफाई जो हो रहे हैं, ठीक है, ये इस तरीके के डिस्क्वालिफिकेशन अगर हो रहा है तो इसका फाइनल डिसीजन किसके पास रहेगा, तो प्रेसिडेंट के पास रहेगा, बराबर है। लेकिन उन्हें कंसल्ट करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन से भी। इलेक्शन कमीशन जो बताएंगे उस तरीके से यहाँ पर प्रेसिडेंट को जो है वो एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन जो है, डिस्क्वालिफिकेशन सेंटेंसेस दे सकते हैं यूपीएससी में कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के जरिए डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो आपको ध्यान में कौन से रखने हैं, ध्यान में इतने सारे रखने के बजाय ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसके बजाय डिस्क्वालिफिकेशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है उसके जरिए अगर आप देखते हो, वो अगर आप याद रखते हो तो आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कौन कौन से है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से है। तो कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो याद रखना कौन सा आसान है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए हुए हैं वो याद रखना काफ़ी आसान है, बराबर है। तो इसलिए आप दोनों में से कोई भी एक याद रखिए, ताकि जब यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो किस किस प्रकार से होते हैं, तो उसमें एक आधा कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो भी डाल दिया जाएगा, बराबर है, तो वो नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है वो सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं हम, डिफेक्शन 10th शेड्यूल। अब यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास शेड्यूल्स है, बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से जो है वो शेड्यूल दिए हुए हैं। अब शेड्यूल जो है वो अलग अलग शेड्यूल अलग अलग चीज़ें बताता है, जैसे फर्स्ट जो है वो टेरिटरी के बारे में बताता है, सेकंड जो है वो सैलरीज के बारे में बताता है, बराबर है, थर्ड जो है वो ओथ के बारे में बताता है। तो इस तरीके से जो हमारा 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल जो है वो किसके बारे में बताता है, तो डिस्क्वालिफिकेशन बताता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, बराबर है, जो डिफेक्शन है उसके बेसिस पर जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो बताते हैं। अब नॉर्मली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उसमें डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो कौन करता है, तो वो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो प्रेसिडेंट करते हैं। अब जो डिफेक्शन है, डिफेक्शन 10 शेड्यूल, ये कौन करते हैं ये हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ये डिफेक्शन मतलब क्या होगा कि यहाँ पर खुद की मतलब पार्टी की अगर अगेंस्ट में कोई जा रहा है, ठीक है, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि भैया तुम पार्टी के अगेंस्ट में जा रहे हो तो तुम डिस्क्वालीफाई हो, तो उसे हम डिफेक्शन कहेंगे, ठीक है, उसे हम डिफेक्शन कहेंगे। तो कोई अगर वॉलंटरी गिव अप्स करता है हमारी मेंबरशिप पॉलिटिकल पार्टी की, मतलब क्या है कि अगर कोई कांग्रेस पार्टी में है, ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहा हूँ, तो ये वॉलंटरीली गिव अप कर रहे हैं हमारी मेंबरशिप जो है पॉलिटिकल पार्टी की, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर डिफेक्शन के जरिए यहाँ पर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब वो कौन करता है वो हम आगे देखने वाले हैं। या फिर इफ़ ही वोट और abstain फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस अगेंस्ट हिज पॉलिटिकल पार्टी। अब उसकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी, अब इनकी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, तो कांग्रेस है, अगर वो कांग्रेस के अगेंस्ट में जाकर, कांग्रेस जिसे वोट करने के लिए कह रही है उसके अगेंस्ट में जाकर अगर वो बीजेपी की जो बोल रहे हैं उसको वोट करता है, ठीक है, मैं बीजेपी को वोट देता हूँ अगर ये ऐसा बोलते हैं, तो यहाँ पर भी वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे एज पर द डिफेक्शन ऑफ 10th शेड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ एनी इंडिपेंडेंट मेंबर जॉइंस पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, फॉर से ए, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो डिफेक्शन के जरिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे।
नेक्स्ट आता है कि अगर नॉमिनेटेड मेंबर जो है, जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, बराबर है, हमने पहले देखा है, जो पहले के जो पार्ट्स है उसमें हमने देखा है, जो राज्यसभा है उसमें 12 मेंबर्स हमारे प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं। लोकसभा में जो 2 मेंबर्स हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, वो भी नॉमिनेटेड होते हैं। तो यहाँ पर अगर नॉमिनेटेड मेंबर जो है, अगर वो आफ्टर 6 मंथ्स कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ भी वो जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे एज पर डिफेक्शन 10 शेड्यूल। फिर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10 शेड्यूल। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन जो होते हैं एज पर 10 शेड्यूल, मतलब डिफेक्शन के जरिए अगर कोई होता है तो यहाँ पर कौन करेगा उन्हें डिस्क्वालीफाई? यहाँ पर पावर होती है स्पीकर के पास इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन के पास इन केस ऑफ राज्यसभा। इसमें प्रेसिडेंट जो है उनका रोल नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के जरिए देखें तो डिस्क्वालीफाई करते हैं प्रेसिडेंट, और अगर डिफेक्शन के जरिए देखें तो यहाँ पर जो डिस्क्वालीफाई है वो करते हैं स्पीकर इन लोकसभा एंड चेयरमैन इन राज्यसभा। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा वो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करते हैं। 1992 में जो जुडिशियल रिव्यू में इसे लाया जाए ऐसा कहा गया था, और जुडिशियल रिव्यू में ये आता है अगर कोई डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं तो। फिर उसके बाद वैकेटिंग ऑफ सीट्स। अब यहाँ पर वैकेटिंग ऑफ सीट्स किस तरीके से होती है, सीट जो है वो खाली कैसे होती है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला आता है कि डबल मेंबरशिप। अब डबल मेंबरशिप मतलब क्या है कि पर्सन गॉट इलेक्टेड इन बोथ दी हाउसेस। अगर कोई पर्सन है, अब हमें पता है कि लोकसभा है और राज्यसभा है, बराबर है। अगर कोई इंसान है, अगर दोनों इसके खड़ा है, लोकसभा के लिए भी राज्यसभा के लिए भी, और सौभाग्य से अगर वो लोकसभा में भी चुनकर आता है, राज्यसभा में भी चुनकर आता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, डबल मेंबरशिप हो रही है, बराबर है। लोकसभा में भी उसकी मेंबरशिप है, राज्यसभा में भी उसकी मेंबरशिप है। मतलब क्या हो रहा है, उससे सैलरी जो है वो लोकसभा की भी मिलेगी और सैलरी जो है वो राज्यसभा की भी मिलेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि दो दो जगह से आप सैलरी उठाओ, बराबर है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एक जो हाउस है उसकी मेंबरशिप जो है वो चली जाएगी, अपने आप चली जाएगी। तो इस केस में कौन सी जाएगी, तो यहाँ पर 10 दिन के अंदर अंदर इन्हें बताना पड़ेगा कि इन्हें राज्यसभा का जो मेंबर है वो बने रहना है या लोकसभा का मेंबर जो है वो बने रहना है। अगर ये 10 दिन के अंदर भी नहीं बताते हैं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो राज्यसभा की मेंबरशिप है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। मतलब लोकसभा के मेंबर बने रहेंगे लेकिन राज्यसभा के जो 1 जून की मेंबरशिप है वो चली जाएगी, अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर नहीं बताते हैं तो। ठीक है। बाद में नेक्स्ट आता है कि ऑलरेडी मेंबर ऑफ वन हाउस गॉट इलेक्टेड इन अदर हाउस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो लोकसभा के ऑलरेडी मेंबर है लेकिन फिर भी यहाँ पर वो राज्यसभा की जो मेंबरशिप है उसके लिए खड़े हो रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में वो राज्यसभा के जो है उसमें भी अगर चुनकर आते हैं तो यहाँ भी क्या हो रहा है, वो लोकसभा के भी मेंबर है और राज्यसभा के भी मेंबर है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, लोकसभा के ऑलरेडी मेंबर थे। मतलब इस केस में क्या है कि अगर लोकसभा के मेंबर है फिर भी वो दूसरे हाउस के लिए यहाँ पर खड़े हैं, इसका मतलब क्या है, पहले हाउस में उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, बराबर है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में दोनों इसमें तो खड़े रह नहीं सकते हैं, दोनों इसमें तो बरकरार नहीं रह सकते हैं। एक हाउस से तो उन्हें निकलना पड़ेगा, एक हाउस से तो उनकी सीट जो है वैकेंट होकर रहेगी। तो इस केस में क्या होगा, जो पहला हाउस है जहाँ में वो ऑलरेडी थे वो जो वैकेंट हो जाएगी। अब क्यों होगी, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं है लोकसभा में, इसलिए तो राज्यसभा के इसमें खड़े हैं। तो इसलिए क्या होगा, राज्यसभा की बरकरार रहेगी और जो पहले जिसमें थे, ऑलरेडी जिसमें थे, वो वैकेंट हो जाएगी। बाद में नेक्स्ट आता है कि गॉट इलेक्टेड टू 2 सीट्स इन द सेम हाउस। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी लोकसभा है, यहाँ पर भी लोकसभा है। अब लोकसभा की ही अगर 2 सीट्स हैं, वहाँ से वो खड़े हैं, अगर दोनों सीट में अगर वो चुनकर आते हैं तो फिर इस केस में क्या होगा, इस केस में ऐसा होगा कि दोनों जो सीट्स है वो उनकी चली जाएगी। अगर वो एक सीट से राजीनामा नहीं देते हैं तो, एक सीट से अगर वो रिसिग्नेशन नहीं देते हैं तो दोनों सीट जो है उनके हाथ से चली जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पर गॉट इलेक्टेड इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पार्लियामेंट जो है उसमें भी ये जो है ये इलेक्ट होके आ रहे हैं, और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसमें भी ये जो है ये आ रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, अब स्टेट लेजिस्लेचर में भी है, पार्लियामेंट में भी है। तो इस केस में क्या होने वाला है, जो पार्लियामेंट है वहाँ से उनकी जो सीट है वो चली जाएगी और जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें वो बरकरार रहेंगे। मतलब अगर कोई इंसान पार्लियामेंट में भी और स्टेट लेजिस्लेचर में भी आता है तो पार्लियामेंट की जो सीट है वो वैकेट हो जाएगी और स्टेट लेजिस्लेचर की बरकरार रहेगी। तो इस तरीके से हमने जो वैकेटिंग ऑफ सीट्स है, डबल मेंबरशिप जो है वो देख लिए। डबल मेंबरशिप, अब काफ़ी पार्ट्स हमने इसके देखे। तो जैसे कि कुछ पार्ट जो हम याद करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि क्या था, अगर दोनों हाउसेस में आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आते हैं, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर वो 10 दिन के अंदर नहीं बताते तो राज्यसभा की जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। उसके बाद अगर वो पहले ही लोकसभा में है, उसके बाद राज्यसभा में आते हैं, तो जो लोग पहले जो जिसमें थे, भले ही वो फिर पहले राज्यसभा में थे फिर लोकसभा में आए, अगर लोकसभा में भी जीत गए तो पहले राज्यसभा कैंसिल हो जाएगी, बराबर है। जो पहले हाउस में वो थे वो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि पहले हाउस में उनका इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो दूसरे हाउस में आए हैं, बराबर है।
फिर उसके बाद क्या था, लोकसभा और लोकसभा दोनों अगर एक ही हाउस की अगर सीट पे आते हैं तो दोनों जो सीट्स है वो उनकी कैंसिल हो जाएगी। और फिर आता है कि अगर पार्लियामेंट में भी है और स्टेट लेजिस्लेचर में भी है तो इस केस में क्या होगा, जो पार्लियामेंट की सीट है वो उनकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब 14 दिन के अंदर अंदर इन्हें बताना पड़ेगा कि इन्हें कहाँ रहना है। अगर 14 दिन के अंदर ये नहीं बताते तो पार्लियामेंट की जो सीट है वो उनकी वैकेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं डिसक्वालिफिकेशन से। जितना हमने अभी तक देखा है डिसक्वालिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बराबर है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद डिसक्वालिफिकेशन आता है डिफेक्शन के थ्रू। अब यहाँ पर आ रहा है कि अगर वॉलंटरीली इन्होंने दे दिया, पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी, तो यहाँ पर भी हो सकता है वो खुद अगर रेसिग्नेशन देते हैं पॉलिटिकल पार्टी से तो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वो। या फिर अगर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके अगेंस्ट में वोट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हमने देखा है डिफेक्शन के इसमें। तो यहाँ पर हक किसका होता है यहाँ पर, हाँ हक किसका होगा, तो यहाँ पर जो स्पीकर है लोकसभा में उनका हक रहेगा डिस्क्वालीफाई करने का डिफेक्शन के लिए, और जो चेयरमैन रहेंगे राज्यसभा के उनको हक रहेगा यहाँ पर रेसिग्नेशन के थ्रू। अब यहाँ पर रेसिग्नेशन भी दे सकते हैं, बराबर है, रेसिग्नेशन के थ्रू भी। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर जो चेयरमैन अगर राज्यसभा के कोई मेंबर है तो उन्हें रेसिग्नेशन किसको देना पड़ेगा, चेयरमैन को देना पड़ेगा। और अगर लोकसभा के हैं तो उन्हें स्पीकर को रेसिग्नेशन देना पड़ेगा। फिर ये जो स्पीकर है और जो चेयरमैन है अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं जो रेसिग्नेशन है वो, तो ये जो सीट है इनकी वैकेंट हो जाएगी राज्यसभा में और इनकी वैकेंट हो जाएगी लोकसभा में। और जो स्पीकर या फिर जो चेयरमैन है वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि हम रेसिग्नेशन जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर ये जो है ये बरकरार रहेंगे अपनी अपनी सीट पर। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब्सेंस। अब यहाँ पर अगर कोई अब्सेंट रहता है मोर देन 60 डेज विदाउट परमिशन तो यहाँ पर उनकी भी जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी, मोर देन 60 डेज। ठीक है, अब यहाँ पर अदर केसेस आते हैं। अदर केसेस जैसे कि इलेक्शन इज डिक्लेयर वॉइड बाय द कोर्ट, अगर उनका इलेक्शन जो है वही अगर वॉइड कर दिया गया, वही अगर अच्छा नहीं है, बुरी तरीके से आया है इलेक्शन, कुछ घपला हुआ है उसमें, तो ये भी वैकेंट कर दी जाएगी। एक्सपेल्ड बाय द हाउस, अगर हाउस एक्सपेल कर देता है तो भी वो सीट जो है वैकेंट हो जाएगी। इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, बराबर है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, अगर आप देखोगे तो ऐसे अगर कोई मेंबर है अगर उन्हें प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, उनकी जो सीट है वहाँ पर वैकेंट हो जाएगी, बराबर है। उसके बाद अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर, अगर गवर्नर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं तो भी उनकी जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो वैकेटिंग ऑफ सीट्स है वो हमने यहाँ पर देख ली। अब ओथ एंड अफर्मेशन यहाँ पर देखते हैं हम। तो यहाँ पर एवरी मेंबर बिफोर टेकिंग हिज सीट सब्सक्राइब टू एन ओथ बिफोर प्रेसिडेंट और पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। अब यहाँ पर जो भी पर्सन है जो भी यहाँ पर एंट्री ले रहा है, ठीक है, अपने हाउस में एंट्री ले रहा है तो यहाँ पर उसे ओथ लेना पड़ेगा बिफोर दी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के सामने, या फिर प्रेसिडेंट अगर किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं तो उनके सामने। अब यहाँ पर ये जो है ये उनकी ओथ है, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज हाउस। अब यहाँ पर एक और जो ओथ है वो ऐड हो जाती है अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जाते हो या फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हो तो। लेकिन अगर मेंबर रहते हो तो ये 3 ओथ आपको लेनी पड़ेगी। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके की भी सेंटेंस जो है यूपीएससी पूछ सकता है कि अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो आपको कौन कौन सी ओथ लेनी पड़ेगी। तो ये जो है इसमें एक और ओथ ऐड होती है, 4 होते हैं अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर के लिए लेते हो तो, या फिर अगर आप मेंबर होते हो तो 3 ही इसमें होते हैं। उसके बाद अनलेस मेंबर टेक्स ओथ। अब यहाँ पर जब तक कोई मेंबर जो है वो ओथ नहीं ले लेता है तब तक वो एंट्री नहीं पा सकता है। अगर वो एंट्री ले लेता है तो वो क्या परिणाम होते हैं वो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर वो वोट नहीं कर सकता है, उसके बाद पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है प्रोसीडिंग्स में। जो भी प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज़ उन्हें मिलती है वो भी उन्हें नहीं मिलेगी जब तक वो ओथ नहीं ले लेता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर 500 फाइन पड़ेगी हर एक दिन अगर वो हाउस में बैठते हैं तो। कौन से कंडीशंस में, तो वो कंडीशंस है बिफोर टेकिंग एन ओथ, अगर वो ओथ लेने के पहले अगर वो हाउस में जाते हैं, हाउस की प्रोसीडिंग्स में बैठते हैं, तो जितने दिन बैठेंगे 500 फाइन जो है उन्हें लगाना पड़ेगा। आजकल तो जो ओथ ले लेते हैं वो भी नहीं आते हैं, तो जो नहीं लिए है वो क्यों आएंगे, खैर। तो फिर उसके बाद ही नोज़ दैट ही इज़ नॉट क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड मेंबर, अगर वो डिसक्वालीफाइड मेंबर है उन्हें पता है या फिर वो क्वालिफाइड नहीं है फिर भी अगर वो बैठते हैं तो भी वो 500 का जो फाइन है वो लगेगा ईच डे। ही इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम सिटिंग और वोटिंग, अगर ऐसा होता है कि वो प्रोहिबिट किए गए हैं सिटिंग से और वोटिंग से तो भी अगर वो वहाँ पर बैठते हैं तो यहाँ पर भी उन्हें फ़ाइन लगेगा 500 रुपीज़ ईच डे। अब यहाँ पर सैलरी नीज अलाउंसेस जो है
सैलरी जो डिटरमाइन किए जाते हैं पार्लियामेंट के थ्रू। अब यहाँ पर कितनी कितनी सैलरीज है लक्ष्मीकांत में बोला गया है, इतनी इतनी सैलरी चेंजेस हुई है, वो यूपीएससी में पूछने लायक है नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रैक्ट कर आपको दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको पढ़ना ही है, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना ही है, तो आप लक्ष्मण किताब पढ़ सकते हो। लेकिन जहाँ तक कि मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रैक्ट किया है पार्लियामेंट चैप्टर, आपको लक्ष्मण किताब जो है वो भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी आप पढ़िए, मैं रिकमेंड करूँगा आपको, रिवीजन अच्छे से हो जाएगी आपकी। डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, अब यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो डिटरमाइन करता है। सेम इसी तरह जिस तरीके से मैंने पॉलिटी का जो सीरीज़ लाई है लक्ष्मीकांत की, उसी तरीके से जो एंशियंट हिस्ट्री है उसका भी जो प्लेलिस्ट पर जितने भी चैप्टर्स है वो अवेलेबल है, वो भी मैंने काफ़ी सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करके निकाले हैं, जिससे कि आपको बाकी कोई भी सोर्सेज जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने एनसीईआरटी भी इंक्लूड किया है, वाजीराम के जो नोट्स है वो भी इंक्लूड किया है। ये सारे नोट्स से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने एंशियंट हिस्ट्री में निकाली है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हो। एकदम हाई यील्ड सीरीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उससे। डिटरमाइन बाय द पार्लियामेंट, अब डिटरमाइन कौन करता है, तो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है कितनी सैलरी रहनी चाहिए। जैसे कि अभी काफ़ी इंक्रीज़ कर दी गई है, प्रेसिडेंट की भी काफ़ी इंक्रीज़ कर दी गई है, 5 लाख कर दी गई है, वाइस प्रेसिडेंट की भी काफ़ी इंक्रीज़ कर दी गई है, और जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनकी भी एक जो इन्फ्लेशन होता है उससे अटैच कर दी गई है। नो प्रोविजन ऑफ पेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन में पेंशन के बारे में नहीं दिया गया है जो मेंबर्स होते हैं उनके, लेकिन पार्लियामेंट जो है उन्होंने पेंशन की भी सुविधा जो है उन्हें प्रोवाइड कर दी है। तो ये दो ही चीज़ें सैलरी अलाउंसेस से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो कितनी बढ़ाई गई है, कितनी कर दी गई है, क्योंकि अभी तो काफ़ी अपडेट हो गया है, अभी और जो चेंजेस है वो कर दिए गए हैं। जैसे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्फ्लेशन से उनकी सैलरी जोड़ दी गई है, हर 5 साल में रिन्यू होती रहेगी। उसी के साथ साथ जो राष्ट्रपति उनकी भी बढ़ा दी गई है, वाइस प्रेसिडेंट है उनकी भी बढ़ा दी गई है। तो ये चेंजेस होते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं जो कभी नहीं बदलती, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है। अब यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेकर आ जाऊँगा। आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए व्हाट्सएप पर, क्योंकि शेयर करने के पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन आप जिससे शेयर करोगे हो सकता है उसके ट्यूशन के पैसे बहुत ज़्यादा बच जाए। तो शेयर ज़रूर कीजिए। फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हो मयूर मोगरी इस नाम से, टेलीग्राम पर भी, और आप फेसबुक पर भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कीजिए, टेलीग्राम पर भी शेयर कीजिए, जहां आप शेयर कर सकते हैं वहां शेयर कीजिए। लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि और अच्छे जो वीडियोज़ हैं आपके सामने आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।